ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे एल्टन मेयो के बारे में, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ठीक, सबसे पहले चीज हमें ये जाननी पड़ेगी कि जो एल्टन मेयो है, एल्टन मेयो जुड़े हुए हैं होथ्रोन एक्सपेरिमेंट से। ही इज नोन फॉर हिज होथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स, ये चीज हमें याद रखनी है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के लिए, तो वहां पे हमें समझना पड़ेगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एल्टन मेयो किस अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के साथ। ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के उन्हें फाउंडर माना जाता है, पायोनियर माना जाता है, फादर माना जाता है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, कौन सी अप्रोच है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। जो उन्होंने होथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स किए, होथ्रोन नाम की कंपनी में जो उन्होंने अलग अलग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकल कर आए, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के ऊपर जो थ्योरी बिल्ड हुई वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। होथ्रोन क्या था? होथ्रोन एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थी, ये चीज भी हमें याद रखनी है। ज्यादा होथ्रोन के बारे में, कंपनी के बारे में समझेंगे तो क्या होता है, हम फेमिलियर हो जाते हैं उन वर्ड से और वो हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं। होथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स कब से कब तक हुए? तो होथ्रोन कंपनी में जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए वो 5 ईयर्स के बिटवीन किए गए। 1927 से 1937 के बिटवीन 5 ईयर्स ये एक्सपेरिमेंट होते रहे, जो कि किसने करवाए? एल्टन मेयो ने करवाए। ओके, ये पहली चीज हमें याद रखनी है। मैं आपको बताता रहूंगा, आपको नोट्स उसी हिसाब से बनाते रहने हैं। हाँ, ओके, पहली बात तो ये कि होथ्रोन एक्सपेरिमेंट के लिए एल्टन मेयो जाने जाते हैं। दूसरी चीज, होथ्रोन एक्सपेरिमेंट से ही ह्यूमन रिलेशन अप्रोच निकलती है। मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ साथ साथ में, आपने उसी तरीके से पॉइंट्स में लिखते जाना है। तीसरी चीज, होथ्रोन क्या था? एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थी। चौथी चीज जो आपने लिखनी है वो ये है कि 27 से 32 के बीच में 5 साल तक ये पूरे एक्सपेरिमेंट होते हैं। ओके, इन्हीं के रिजल्ट से क्या निकल कर आता है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है। हमने 4 पॉइंट अभी तक लिख लिए हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा साथ साथ में, तो आपने साथ साथ में लिखते भी रहना है। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स है इनमें असिस्ट करते हैं मेयो को, वो कौन थे? वो फ्रिट्ज रोथल्सबर्गर थे। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। नंबर है 5। जब आप एग्जामिनेशन में, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कैसे होते हैं कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से कौन जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होगी, यहाँ पे 4 स्कॉलर होंगे, यहाँ पे दूसरी अप्रोचेस हो सकती है जैसे मैनेजमेंट, टेलरिज्म, ऐसे करके आपको बताना होता है कि कौन किससे, ऐसे करके मिलाना होता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें पता है कि हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बड़े स्कॉलर जुड़े हुए हैं। पहले तो है जो कि पायोनियर है एल्टन मेयो, एक बात होगी। दूसरे बड़े स्कॉलर जुड़े हुए हैं फ्रांसिस लीकट, या नाम आपने याद रखना है। और तीसरा नाम हमें यहाँ पे मिल जाता है फ्रिट्ज रोथल्सबर्गर, जो इन्हें असिस्ट कर रहे थे। तो कभी हो सकता है कि एक जगह ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लिखा हुआ हो और सामने इन तीनों में से अगर एक भी नाम हो तो आपने उसके साथ उसे जोड़ देना है। तो नंबर 5 आपने रोथल्सबर्गर लिख लिया, साथ में प्लस 5 के प्लस ये फ्रांसिस लीकट भी लिख लेना, ये भी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद एल्टन मेयो की कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। तो उनकी 3 बुक्स हैं। तो पहली बुक है ह्यूमन रिलेशन ऑन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1933 में पब्लिश होती है। द सोशल प्रॉब्लम, सॉरी ह्यूमन प्रॉब्लम था, मैंने इसे रिलेशन बोल दिया। द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 47, और 47 में ही थर्ड बुक आती है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। यहाँ पे इन्हें याद करना मुश्किल नहीं है। 2-3 चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि दो यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। 6 पॉइंट पहले तो आपने ये लिख लेना है। ठीक है, 6 पॉइंट, मेरे ख्याल से 6 पॉइंट आपको अभी तक क्लियर हुए होंगे कि आपने क्या क्या लिखना है। फिर मैं आपको बुक के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो 6 पॉइंट प्लीज लिख लेना, ठीक है सभी लोग। ओके, तो हम समझेंगे अभी बुक के बारे में। तो 3 बुक्स हैं, तो इन्हें याद कैसे रखना है? तो आपको पता है कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है
वो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, है ना। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के साथ तीन ही स्कॉलर जुड़े हुए हैं, फ्रांसिस लिकर्ट, रोथल्सबर्गर और एल्टन मेयो। तो एल्टन मेयो जो मेन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्कॉलर हैं, उनकी तीनों बुक्स के नाम भी इसी तरीके के हैं कि हमें वो इंडिकेट करते हैं कि ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन में ही तो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स होंगी। ह्यूमन की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, तो वो कौन होगा, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है जिन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने देखने की कोशिश की, तो वो कौन सी अप्रोच थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, सोसाइटी और ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को इन्होंने ही देखने की कोशिश की। अदरवाइज मैनेजमेंट अप्रोच क्या देखती है, मैनेजर्स के आप कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, वो तो एम्प्लॉय को एक इकोनॉमिक मैन मानती है, इससे अलावा कुछ भी नहीं, तो वो क्यों देखेंगे ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक और चीज 1933 में क्या हुआ था, तो 1933 में क्या हुआ था, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स। तो उसी साल में इनकी पहली बुक आई, उसी साल में इस तरीके की कन्वेंशन होती है। 47 में क्या हुआ था, 47 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी, इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम है थी कि नहीं थी, सोसाइटी में हायरार्की है थी कि नहीं थी, क्रिटिसिज्म नहीं, मैं क्या बोल रहा कि डिस्क्रिमिनेशन होता था कि नहीं होता था, होता था। तो सोशल प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी थी, क्यों, क्योंकि हम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट नहीं थे, तो हमें दो प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं दो प्रॉब्लम्स के नाम पे उस टाइम पे दो बुक्स आती हैं, मतलब वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हमने बस उनके साथ ऐसे जोड़ के उसे याद रखने की कोशिश करनी है बस। ठीक है, तो इस तरीके से बुक्स के नाम आपने याद रखने हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास होथरॉन स्टडीज, जो कि 1927 से 32 के बीच में हुई। अभी हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि होथरॉन स्टडीज है क्या थी, ये एक्सपेरिमेंट्स है क्या थे। तो जो होथरॉन आप कह सकते हैं कि स्टडी में, वैसे तो आप कह सकते हैं कि चार अलग अलग फेजेस थे, चार अलग अलग तरीके के वहां पे आप कह सकते हैं कि रिसर्च और स्टडीज की गई, है ना, चार तरीके की स्टडीज की गई। लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि जो मेन और पहली एक स्टडी की गई ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, वो था कि जो हमारी आउटपुट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहता है इल्यूमिनेशन का, लाइटिंग सिस्टम का, यानी कि लाइटिंग सिस्टम का जो लाइटिंग सिस्टम है उसका क्या हमारे आउटपुट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है, ये चीज की बात हुई। ठीक है, ओके, तो ये एक था, अभी बाकी समझेंगे हम। आप एक और चीज यहाँ पे समझो कि होथरॉन एक्सपेरिमेंट्स का एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये स्टडी करना कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है एक कंपनी में रहते हुए, वो किस तरीके से इंक्रीज होती है, अगर होती है तो किस तरीके से नहीं होती, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस था, स्टार्टिंग में हम अजम्पशन लेके चलते थे, वो क्या था कि अगर अच्छा लाइटिंग सिस्टम होगा फैक्ट्री में तो हमारी आउटपुट भी बेटर होगी। ये पहले अजम्पशन थी, बाद में इसे आप कह सकते हैं कि टेस्ट किया गया। ओके, होथरॉन एक्सपेरिमेंट, होथरॉन स्टडीज चार फेसेस में हुई, चार अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए इसमें। तो पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये स्टडी किया गया कि लाइटिंग सिस्टम का क्या आपके ऊपर इफेक्ट रहता है। दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, तीसरा था मैसिव इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, और चौथा था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। अभी चारों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये बताता आया हूं कि आपको ये जब भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहना है। यहाँ तक मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, अभी 6 पॉइंट आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे कि चार अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और चारों के आपने नाम लिख लेने हैं, ये आपका 6 पॉइंट है। 7th पॉइंट में आप लिखेंगे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। अभी 7th पॉइंट को हम समझेंगे। तो ये पहला आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ, इसमें हमें ये टेस्ट करना था कि जो लाइटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, बढ़ाता है या कम करता है। तो लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, डिम होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहे, या फिर कंटिन्यूसली चेंज होती रहे। तो क्या हमें कैसी लाइटिंग होनी चाहिए ये देखना था।
तो अभी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग ग्रुप्स बना लिए गए, दो अलग अलग रूम्स बना लिए गए, ठीक है। एक रूम में क्या किया गया, जो लाइटिंग थी वो कांस्टेंट थी, लगातार एक तरीके की बनी रही, आप कह सकते हैं कि अच्छी लाइटिंग थी वहां पे, ब्राइट थी, ठीक है। और उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी को मेजर किया गया। आप कह सकते हैं कि 2 साल तक ये पूरा एक्सपेरिमेंट चलता है, ठीक है, 2 साल तक एक्सपेरिमेंट चलता है। तो फॉर सेकंड ग्रुप, ये पहले ग्रुप के लिए क्या है, लाइट कांस्टेंट है, एक तरीके की बनी हुई है लगातार, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ब्राइट रहेगी। दूसरे ग्रुप के लिए क्या हुआ, वेरिएबल कंटिन्यूस चेंज, ठीक है, इनकी लाइट में कंटिन्यूसली चेंज आता रहता है कि मान लो कभी दिन में ब्राइट होगी, कभी डिम होगी, कभी आप कह सकते हैं कि और ज्यादा डिम हो या और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, और दिन में कभी चेंज हो जाएगी, ठीक है, डिम और ब्राइट, या फिर 2-4 दिन डिम और 2-4 दिन ब्राइट, ऐसे करके होती रहेगी। 2 साल तक ये चीजें की गई। दोनों रूम्स को, ए रूम और बी रूम को हम कह सकते हैं कि बाद में उनकी आउटपुट्स को देखा गया। तो जब आउटपुट देखी गई तो क्या निकल कर आया कि जो आउटपुट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है दोनों ग्रुप्स में। दोनों ग्रुप्स में जहां लाइट कम ज्यादा हो रही थी, चेंज हो रही थी, वहां भी इंक्रीज हुई, जहां कांस्टेंट थी वहां भी इंक्रीज हुई। तो रिजल्ट निकल के क्या आया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, आउटपुट इंक्रीज यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो क्या रिजल्ट निकल कर आया कि जो हमारा इल्यूमिनेशन हाइपोथेसिस था वो यहाँ पे फेल हो जाता है। क्या कि ब्राइट लाइट और कांस्टेंट लाइट प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, तो वो यहाँ पे फेल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। तो यानी कि ये चीज निकल कर आई कि जो इल्यूमिनेशन है, लाइटिंग सिस्टम है, वो अफेक्ट नहीं करता आउटपुट को। तो लाइटिंग सिस्टम कैसी भी होनी चाहिए, ओके। तो ये है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये पॉइंट नंबर 7 था। और पॉइंट नंबर 7 में अगर हम सब पॉइंट्स लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 7 में ये पूरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 8 में आप लिख सकते हैं कि 2 ग्रुप्स थे और दोनों के लिए अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइटिंग सिस्टम था और उन्हें बाद में मेजर किया गया। ओके, 8 पॉइंट तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है दूसरा हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था, जो कि हम 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट है, वो है दूसरा आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ओके, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ओके, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिले क्या होता है। तो रिले एक कंपोनेंट है जो कि स्विच बोर्ड में होता है, उसको असेंबल करने का ही आप कह सकते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, उसे असेंबल ही करवाया जा रहा था यहाँ पे। इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो 3 इसे सब फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, ये किया जाता है 3 फेजेस में आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ओके, ये 9th पॉइंट है, याद रखना 9th पॉइंट के अंदर ये पहला पॉइंट है। तो फर्स्ट रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे 6 वीमेन वर्कर्स को लिया जाता है और उनकी आउटपुट को मेजर किया जाता है। अभी उनको करवाया क्या जाता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उन्हें कहा गया, उन्हें एक रूम में रखा गया कि आप 6 वीमेन वर्कर्स हैं, इस रूम में रहेंगी, इसी रूम में आपको ये असेंबल करना है, जो ये कंपोनेंट है रिले कंपोनेंट है, इसे बाकी स्विच बोर्ड के साथ आपको असेंबल करना है, ये आपका काम है ना। तो एक रूम में रखा गया, एक रूम में उन्हें रखा गया, ये काम दिया गया, और 6 वो वीमेन वर्कर्स थी। उन्हें कहा गया कि आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरे से, दे कैन फ्रीली कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हो, जब भी आपको बात करनी है, कुछ भी बात करने करते रहो। दे वर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स, उन्हें कहा गया आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, ये काम आप अच्छा करते हो अगर, तो इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इंसेंटिव कैसे कैसे, जैसे ग्रुप बोनस, और इसके अलावा उन्हें कहा गया कि आपको कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी दी जाएंगी, जैसे अगर गर्मी का टाइम है तो आपको कोक भी दे दिया जाएगा 2 घंटे बाद कोक, ऐसे करके ऐसी चीजें है ना। और इसके बाद क्या किया गया कि जो बीच में ब्रेक्स भी आपको दी जाएंगी। ओके, वर्किंग आवर्स वो भी आपके शॉर्टन कर दिए जाएंगे, अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो आपको 8 ही घंटे काम करना है, यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा आपसे।
काम के बीच में ब्रेक भी रखे गए, ग्रुप बोनस भी रखा गया। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो सभी को एक ग्रुप बोनस मिलेगा 6 के 6 को। लेकिन उन्हें ये कहा गया कि आप जो आपने देखा होगा कि जो वीमेन वर्कर्स होते हैं, कई बार स्कूल कॉलेजेस में आपने टीचर देखे होंगे तो वो क्या करते हैं, कई बार वो सिलाई करके वो बुनते रहते हैं ना स्वेटर, वो उन्हें बोला गया कि वो नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो ये जोक था, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई थी वहां पे। उसके बाद मेजर की गई इनकी प्रोडक्टिविटी, तो देखा गया कि इंसेंटिव्स का क्या इफेक्ट रहता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो देखा गया कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हाई थी, बहुत अच्छी थी। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि प्रोडक्टिविटी लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। रिसर्चर्स ने वहां पे क्या किया, विड्रॉ कर लिया इंसेंटिव्स को और उन्हें रिफ्रेशमेंट देना बंद कर दिया, बीच में ब्रेक देना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया गया। उसका फिर से मेजर किया गया उनकी प्रोडक्टिविटी को, तो देखा गया प्रोडक्टिविटी वाज स्टिल ग्रोइंग, प्रोडक्टिविटी अभी भी बढ़ रही थी। तो उन्हें समझ में आ गया कि रिफ्रेशमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसे हटा भी दिया जाए तो भी बढ़ रही है। यानी कि इंसेंटिव और रिफ्रेशमेंट यहाँ पे कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो पहला रिजल्ट ये निकल कर आया। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि वीमेन के केस में ऐसा होता हो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इंसेंटिव से, हम मेन को ले लेते हैं। तो दूसरे आप कह सकते हैं कि ग्रुप में 5 मेन को लिया जाता है, उन्हें सेम ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से, पहले इंसेंटिव दिए गए, काम दिया गया, सब कुछ सेम होता है, फिर वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं, उसके बाद भी सेम रिजल्ट आता है, रिजल्ट सेम आता है। प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव के टाइम में बढ़ रही थी और प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव विड्रॉ करने के बाद भी बढ़ती रही। तीसरा फेज था मीका स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे कहते हैं मीका स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें 5 वीमेन वर्कर्स को लिया गया, इंसेंटिव दिए गए, इंसेंटिव वापस ले लिए गए, प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ती रही। तो यहां से एक चीज क्या सीखने को मिली, ये 9th पॉइंट था ना, ये सब पॉइंट है, ये आपने लिख लिए होंगे 1 2 3 आई थिंक। उसके बाद 10th पॉइंट आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि देन हाउ आउटपुट इंक्रीज्ड। तो इन्हें ये अभी देखना था कि देखो लाइटिंग सिस्टम से आउटपुट इंक्रीज होती है, नहीं होती, इंसेंटिव से इंक्रीज होती है, नहीं होती, वो रखो ना रखो कोई उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आउटपुट इंक्रीज क्यों होती है, तो रीजन ढूंढना था। तो इन्होंने रीजन क्या इन्हें मिला कि इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या चीजें थी, वर्कर्स वर फ्रीली टू वर्क, यानी कि पहली चीज क्या थी वहां पे, फ्रीडम। 10th पॉइंट में सब पॉइंट लिख सकते हैं हम, फ्रीडम एक चीज हो गई। कोऑपरेशन, उन्हें कहा गया कि साथ में काम करना, या 6 लोग थे साथ में काम करना था इन्हें, है ना, तो कोऑपरेशन था, ओके। एंड परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ फ्रीडम वाज देयर, फ्रीडम ठीक थी, ओके। बिकॉज ऑफ दिस देयर वर अ सोशल बॉन्ड, आप कह सकते हैं कि 6 लोगों को कहा गया कि आपको यहाँ पे बैठ के डेली काम करना है 6 महीने तक, तो उन लोगों में क्या हो जाता है, सोशल बॉन्ड बन जाता है। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, सोशल बॉन्ड बन जाता है, ग्रुपिंग हो जाती है ना, ग्रुप बनना शुरू हो जाता है कि हम एक अलग से हैं, या ऐसे करके ग्रुप बनना शुरू हो गया। वर्कर्स वर देयर नॉट वर्कर, आप एक और चीज यहाँ पे समझेंगे, 3 पॉइंट लिख लिया सोशल बॉन्ड, चौथा पॉइंट आपने यहीं पे लिख लेना है, वो क्या है कि वर्कर वहां पे सिर्फ काम करने नहीं आते थे। एक चीज आपने देखी होगी कि जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आप स्कूल जाते हो, आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता पहले 2-4 दिन, अगर आपको नए स्कूल में लगा दिया जाए तो भी आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता। लेकिन जब आपके वहां पे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो टीचर वही होते हैं, पढ़ाई वही होती है, पढ़ाई में अभी भी मन नहीं लगता, पढ़ने का अभी भी दिल नहीं करता, टीचर्स के सामने बैठने का अभी भी दिल नहीं करता, लेकिन आप स्कूल जाना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ आप पढ़ने नहीं जाते, वहां पे आपका एक सोशल बॉन्ड और सोशल ग्रुप बन जाता है, एक सोशल लाइफ का आपका वो पार्ट बन जाता है। तो उस सोशल लाइफ को जीने जाते हो आप डेली, उस सोशल लाइफ के बिना आप नहीं रह सकते। आपको वहां पे पढ़ाई अभी भी नहीं पसंद, जो पहले दिन भी पसंद नहीं थी, लेकिन वहां पे अभी क्या हो गया, एक सोशल लाइफ आपकी क्रिएट हो गई है, तो अब वो जीने जाते हो वहां पे डेली। तो इसीलिए क्या देखा गया कि वर्कर्स काम करने के लिए
सिर्फ काम करने के लिए नहीं आते, वो एक सोशल प्लेस है, वहां पे एक सोशल लाइफ है जिसे आप कह सकते हैं कि वो जीने आते हैं, उनकी लाइफ का वो पार्ट है, उन्हें वो करना ही पड़ेगा, वो आते हैं वहां पे। ओके, और वो आते हैं और वो वहां पे बने रहना चाहते हैं। वो ये तो नहीं चाहते कि जो उनका एक सोशल लाइफ है, ये जो सोशल उनकी प्लेस है, ये जो उनका ग्रुप है, ये छूट जाए। कोई वर्कर चाहता है? क्या आप लोग चाहते थे कि आप अपने स्कूल से जब निकले, 10th में 12th में जब आप निकले, तो आपको क्या मन कर रहा था कि आप दोस्तों से अलग हो जाए? नहीं कर रहा था। कई दोस्त तो ऐसे होते हैं जो एक ही तरीके का आप कह सकते हैं कि करियर ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। क्यों? ताकि हम दोस्त साथ में रहें। तो सोशल लाइफ वो नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अगर वो अच्छे से काम नहीं करते तो उनकी जॉब ले ली जाती। अगर वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करते तो जॉब ले ली जाती। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि सोशल लाइफ, सोशल प्लेस बना रहे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहे, ताकि कंपनी को उनकी जरूरत हो और वो वहां पे बने रहे। तो इसीलिए वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते रहते हैं, अच्छे से काम करते रहते हैं, और वो आप कह सकते हैं कि खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ओके, तो वो नहीं चाहते कि उनकी सोशल लाइफ उनसे ले ली जाए, तो वो वहां बने रहना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया कि रीजन बिहाइंड आउटपुट, कि आउटपुट लगातार इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? कि वो फीलिंग, वो ग्रुप, वो सोशल ग्रुपिंग, वो यहाँ पे रीजन थे आउटपुट इंक्रीज होने के, ना कि रिफ्रेशमेंट, रेस्ट, इंसेंटिव या इंड्यूसमेंट किसी तरीके की आप कह सकते हैं कि वहां पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे। ये नहीं, बल्कि कौन इंक्रीज कर रहा था? जो ग्रुप फीलिंग थी वो इंक्रीज कर रही थी। तो ये यहां से आउटपुट निकल कर आई। तो ये ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 10 था, ठीक है, कि आउटपुट इंक्रीज क्यों हुई। 11th पॉइंट और हमारा तीसरा एल्टन मेयो का तीसरा होथरोन एक्सपेरिमेंट, ये था मैसिव इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। इसे क्लिनिकल मेथड या क्लिनिकल फेज भी कहते हैं। अभी प्लीज ये मेरे ख्याल से अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो टफ आप कह सकते हैं कि जिसे आप याद नहीं कर पाते, जो आपको याद नहीं रहेगी, ऐसी इसमें से एक भी चीज नहीं थी, क्योंकि सारी एक स्टोरी की तरह है। तो हर एक नाम आपको याद रहेगा, हर एक पॉइंट आपको याद रहेगा, लेकिन ये छोटी सी चीज है जो हमारे मन से निकल सकती है कि किस होथरोन एक्सपेरिमेंट को क्लिनिकल मेथड कहा गया। तो ये मैसिव इंटरव्यू प्रोग्राम को कहा गया। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसे मिस मत करना, ठीक है, इसे याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कार्ल मार्क्स को जिंदगी भर पढ़ा है। मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट सोसाइटीज के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में, सबको सब कुछ याद होगा। ये मेन चीजें हैं। क्या किसी ने ये पढ़ा था कि वो कहाँ के सिटीजन थे? उनकी सिटीजनशिप के बारे में बातें पढ़ी किसी ने कि वो कैसे चेंज होती है, कैसे नहीं चेंज होती? छोटी सी चीज है जो हम छोड़ देते हैं। और यही क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो इसीलिए आपको ऐसी चीजें याद रखनी है। सारा कुछ पता है। देखो, एग्जामिनर है जो आपको आप कह सकते हैं आपके लिए पेपर सेट कर रहा है, उसे पता है कि ये कहानी सबको पता है कि 4 एक्सपेरिमेंट है, पहले में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ। ये मेन पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट है बनता है वहां पे कि किसको क्लिनिकल मेथड कहा जाता है। ये बच्चे भूल जाएंगे, क्योंकि ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तो इसलिए यही पूछ लिया जाएगा आपसे, तो ये याद रखना। इसमें होता क्या है, मैसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में होता क्या है? तो इंडिविजुअली पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्टेड, आप कह सकते हैं कि वहां पे पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं, कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सबको इंटरव्यू किया जाता है। ओके, तो कैसे? और 1-to-1 इंटरव्यू होता है, ठीक है। वहां पे एक आप कह सकते हैं कि एक हमने ऐसी पोस्ट बना दी है जो कि सबका इंटरव्यू कर सकती है। ओके, हाँ जी। तो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई, सारे वर्कर्स को क्या अपॉर्चुनिटी दी गई? उन्हें कहा गया कि दे कैन क्रिटिसाइज कंपनी। उन्हें कहा गया कि एक हमने यहाँ पे पोस्ट बना दी है, यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय को बिठा दिया है,
ठीक है, आपको मन करता है जाइए उसके पास, जाइए बैठिए उसके साथ बात कीजिए। आपको क्रिटिसाइज करना है कंपनी को, क्रिटिसाइज करो, आपको अपॉर्चुनिटी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको आपका बोनस नहीं काट लिया जाएगा, दिवाली बोनस नहीं काटा जाएगा आपका। आप बोल सकते हो, अपनी बात रखो, क्रिटिसाइज करो कंपनी को अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है। ओके, अगर आपको कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज करना चाहते हो तो करो, अपनी प्रॉब्लम्स है तो इस इंटरव्यू को जाके बताओ, कोई भी प्रॉब्लम आपको काम करने में दिक्कत आ रही है उसको बताओ, इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, इससे रिजल्ट क्या निकल कर आया। जो वर्कर्स का एंगर था और फ्रस्ट्रेशन था मैनेजमेंट के लिए और कंपनी के लिए, वो निकल जाता है, निकल जाता है। देखो आपने ये चीज सुनी होगी ना कई बार कि आप कहते हैं कि कोई बंदा वैसे ये यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मन में आ गया तो कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा कि किसी की मान लो डेथ हो जाती है तो कोई बंदा रोता नहीं है ना, वो बीमार हो जाता है या आप कह सकते हैं कि बाद में मेंटली उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अगर वो रोता नहीं है ना, तो उसे कहा जाता है ना कि यार तुम प्लीज रो लो। वो इसीलिए कहा जाता है ना कि ताकि तुम्हारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग्स है वो बाहर निकल कर आ जाए। अगर वो अंदर रहेंगी तो तुम्हारे अंदर आप कह सकते हैं कि जो तुम मेंटली सही नहीं रह पाओगे और अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो अगर वर्कर्स के अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन होगा, वो कंपनी को अपना मानते ही नहीं है, तो वो कंपनी के लिए अच्छा काम क्यों ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकल गया बाहर जब उन्होंने अपनी बात को रख दिया, अभी वो काम कर सकते थे। दे थिंक, उन्हें अभी क्या समझ में आता है, क्या वो सोचते हैं वर्कर कि दे वर गिविंग इंपॉर्टेंस, उन्हें लगा कि हमें इंपॉर्टेंस दे रही है कंपनी। क्यों इंपॉर्टेंस कहां पे दे रही है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट ने हमें कहा है कि अपने रिफॉर्म्स आके हमें बताओ कि अगर आप चाहते हो कि कंपनी में ये चीजें चेंज कर दे तो आप लोग बताओ, अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो हम करेंगे। वो बात की बात है कि उन्होंने नहीं बातें मानी या मानी, उन्हें क्या लगा कि कंपनी हमें केयर करती है और हमें वैल्यूएबल मान रही है, तभी तो हमसे रिफॉर्म्स के लिए आप कह सकते हैं कि एडवाइजेस ले रही है। आपका स्कूल हो, आपसे पूछे कि बताओ क्या क्या कर सकते हैं स्कूल में और नया, आपको कितना मजा आता है कि ये कर लो वो कर लो, आपको लगता है कि हाँ टीचर हमारी सुनते हैं। इसके साथ क्या हुआ कि उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई, एंगर निकल गया, उन्हें लगने लगा कि कंपनी हमें अपना समझती है, कंपनी हमें वैल्यूएबल समझती है। तो इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने फिर से जोर शोर से काम करना शुरू किया और आउटपुट यहाँ पे और प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। ओके, ये था मैसिव इंटरव्यू प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ आया। ओके, एक चीज हमें और ध्यान में यहाँ पे रखनी है, वो ये है कि जो क्लिनिकल मेथड है और जो एल्टन मेयो है, एल्टन मेयो अपनी पूरी अप्रोच को, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को कई जगह क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं, क्लिनिकल अप्रोच भी कहते हैं अपनी अप्रोच को, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को। क्यों, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो मैसिव इंटरव्यू प्रोग्राम था, इसे उन्होंने पहले क्लिनिकल मेथड कहा। इसके आउटकम्स में ही आपको पता है कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच निकलती है, इसीलिए उन्होंने पूरी अप्रोच को भी क्लिनिकल मेथड का कई जगह पे नाम दिया है। नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट क्या है कि बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 11 है और हमारा आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। तो इसमें क्या किया गया, एम वाज अ ग्रुप, एम क्या था इसका, एक ग्रुप को ऑब्जर्व करना उसके नेचुरल कंडीशंस में, नेचुरल कंडीशन में उसको ऑब्जर्व करना, ये यहाँ पे एम था। यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं होगा। ओके, दे हैव टू कंप्लीट देयर टास्क ऑन देयर ओन, उन्हें काम दे दिया गया। 14 बंदे अलग अलग जगह से हमने लिए, पिक किए अलग अलग जगह से, उन्हें उनका एक ग्रुप बना दिया कि ये लो 14 बंदों का ग्रुप है, आपको हम एक काम दे रहे हैं। काम क्या था कि एक बैंक था उसमें वायरिंग करनी थी, ठीक है, बैंक में वायरिंग करनी थी, ये उनका काम था। ओके, 14 बंदों को चुन लिया गया और कहा गया कि ये तुम्हारा काम है, ये इतने तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, ये पैसे उठाओ, ये काम है, अभी खुद से काम करो, खुद से पैसे बांटो, ये आपको बस 1 हफ्ता 2 हफ्ता 5 हफ्ता, हमें नहीं पता कितने टाइम में ये काम पूरा करना है। और उन्हें ऑब्जर्व किया गया दूर से खड़े होके। ऑब्जर्व करने के बाद निकल के क्या आया, ऑब्जर्वेशन क्या आई, तो दे मेड अ इनफॉर्मल ग्रुप वेदर दे डिडंट नो ईच अदर बिफोर। 14 बंदे अलग अलग जगह से लिए गए थे, इन्होंने एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया अपना 14 बंदों ने।
मुझे बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन ये वो सारी चीजें होती है ना, कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है कि इसमें इतने इतने इंसेंटिव होंगे, इतनी सैलरी होगी, इतने घंटे काम करना पड़ेगा, इस तरीके से काम करेंगे, यहां से पैसा उठाएंगे, यहां पैसा रखेंगे, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप होता है पूरा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन 14 बंदों ने क्या किया, इन 14 बंदों को लिया गया, एक काम दिया गया, तो उन्होंने पहले इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया अपना, कोई लोग कुछ भी नहीं, इन्होंने अपना खुद से ग्रुप बना लिया कि हम 14 बंदे हैं, हम आपस में काम करेंगे। ओके, तो 14 बंदे हैं, हमारी टीम है 14 की। ओके, तो आगे क्या करोगे, इन्होंने खुद से टारगेट फिक्स कर लिए कि हम 14 बंदे हैं तो हमें एक दिन में कम से कम एक रूम में वायरिंग करनी है, खुद से टारगेट फिक्स करने लगे। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टारगेट फिक्स करती है, ये भी टारगेट फिक्स कर रहे थे। इनके टारगेट थोड़े छोटे होते थे, ये अलग बात है। तो इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट भी था वहां पे, जैसे कंपनी में फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, कि कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि अगर आप सुबह 9 बजे नहीं आए कंपनी में, 9:05 पे भी अगर आप आते हो तो आपका हाफ डे लगेगा, तो आपको हाफ ही वहां पे सैलरी मिलेगी उस दिन की, ऐसे होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे करके इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना लिए कि अगर आप नहीं जल्दी आते हो तो आपको बाद में कम पैसे मिलेंगे, या ज्यादा देर में जाना पड़ेगा, यहाँ आप दिन में कब ब्रेक ले सकते हो, नहीं ले सकते। हर एक बंदा दिन में 5 मिनट आधे घंटे की ब्रेक ले सकता है। अगर आपको 12 बजे लेनी है 12 बजे ले लो, 1 बजे लेनी है 1 बजे ले लो, ऐसे करके कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने बना लिया इनफॉर्मल। लेकिन ये इनफॉर्मल था, किसी ने आके नहीं बनाया था इनके लिए, इन्होंने खुद से ऐसे बातचीत में बन गया। इन्होंने कहा कि हु वायलेट, जो वायलेट करेगा इनके इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट को, उसके लिए पब्लिक क्रिटिसिज्म होगा। अभी मुझे एक बात और यहाँ पे जाननी है, समझनी है आपको भी, वो ये है कि आप कंपनी का कोई रूल तोड़ते हो, आपको कंपनी ने कहा कि ये कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अगर आप शेयर करते हो तो आपकी सैलरी 3 महीने की सैलरी काट ली जाएगी, अगर आप वायलेट करते हो कंपनी की टर्म्स को, और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है, वो आपको फिर हो भी जाता है आपके साथ, वो आपको पनिश कर भी सकते हैं, ऐसे करके कोर्ट में सू भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता था कुछ चीजें नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप वायलेट करते इनके रूल्स को, इनफॉर्मल रूल्स को, तो ये क्या करते थे, पब्लिक क्रिटिसिज्म, उस बंदे को बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि यार तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तुम्हें काम ही नहीं करना था, सभी लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, पब्लिक क्रिटिसिज्म था वहां पे। और पब्लिक क्रिटिसिज्म में जो टर्म्स यूज होती थी वो क्या थी, रेट बस्टर। रेट बस्टर उसे कह के क्रिटिसाइज किया जाता था हु वर प्रोड्यूसिंग मोर देन टारगेट, जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे ज्यादा टारगेट से, ठीक है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था रेट बस्टर कह के। आपने देखा होगा ना कि क्लासरूम में जब आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो जो ऐसा स्टूडेंट होता है कि जो बहुत ज्यादा टीचर की बातें सुनता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है हर टाइम के ऊपर, आप उसे, पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है ना, सारे बच्चे उसे कैसे बुली करते हैं बाद में क्लास के बाद, तो वही चीज यहाँ पे हो रही थी। और वो बच्चा जिसे आप बुली करते हो कि तुम तो पढ़ते ही रहते हो, हर टाइम पे पढ़ते ही रहते हो, तो उसके मन में आ जाता है ना कि यार मैं पढ़ना कम करता हूँ और इनके साथ खेलना भी स्टार्ट करता हूँ, है ना, तो यानी कि आप में चेंज आ रहा है, तो वो चेंज यहाँ पे भी आ रहा था। चिसलर टर्म दी गई उन्हें, दोज हु वर प्रोड्यूसिंग लेस देन टारगेट, उन्हें कहा गया कि तुम चिसलर हो, कि तुमसे तो काम ही नहीं होता यार, तुम निठल्ले हो हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद स्क्वेलर, जो कि लीक करता था थिंग्स ऑफ ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स की जो आप कह सकते हैं कि चीजें उसे लीक करता था, दूसरे लोगों को बता देता था। क्लासरूम में ऐसे होता है ना कि आपने कुछ शैतानी की, 5 बच्चे तो चुप रहे कि हमने नहीं किया टीचर, हमने नहीं किया, बीच में एक डरपोक होता है जो बता देता है टीचर को कि हमने किया, तो उसे स्क्वेलर कहा गया। ऐसे करके पब्लिक क्रिटिसिज्म होता था उन लोगों का जो कि नहीं, आप कह सकते फॉलो करते थे इनके इनफॉर्मल रूल्स को। तो यहाँ पे आउटकम क्या निकल कर आया कि एक कंपनी में बहुत सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, और इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए जो मैनेजर है उसे क्या करना है, सारे इनफॉर्मल ग्रुप्स को समझना है, ये भी समझना है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स में पब्लिक क्रिटिसिज्म जो होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, और इन सारी चीजों को मैनेजर यूज करेगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ओके, इनफॉर्मल ग्रुप्स में किस चीज को अच्छा माना जाता है, उस चीज को समझ के प्रोडक्टिविटी को उसके साथ जोड़ देना ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ओके, 12th पॉइंट है हमारा यहाँ पे
अभी एक्सपेरिमेंट हो गए, अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं कि एल्टन मेयो का क्या कंट्रीब्यूशन था इन स्टडीज के थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पहली चीज तो निकल कर आई, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ओके, ह्यूमन इज नॉट लाइक अ मशीन इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ही क्रिटिसाइज, उन्होंने क्रिटिसाइज किया साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ट्रीट करती है वर्कर को एज अ मशीन, और वो कहती है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है कुछ प्रिंसिपल बना के, कि कुछ प्रिंसिपल बना दिया और आप कह सकते हैं कि बीच में जो वर्कर है वो तो एक मशीन की तरह है, बस वो काम करता रहेगा। वर्कर है सम सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स, उन्होंने कहा कि वर्कर की कुछ सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है, सिर्फ प्रिंसिपल के साथ सब कुछ सही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि व्हेन नीड्स, जब नीड्स फुलफिल होंगी, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स उनकी फुलफिल होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन की तरह भी होती है। या आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना दो तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एस्पेक्ट का मतलब ये है कि ह्यूमन की कुछ नीड्स होती हैं, वो पूरी होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। एक और चीज निकल कर आई यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, की इनफॉर्मल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर इज नॉट ओनली मेंबर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता हुआ फॉर्मल का मेंबर होता ही होता है, साथ ही साथ में एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग भी बनी होती है वर्कर्स की, उसका भी मेंबर होता है, तो उसे भी खुश रखना जरूरी है। तो वर्कर इज मोर अटैच्ड विद देम, इन्होंने कहा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजर शुड अंडरस्टैंड, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए इन ग्रुप्स को और इसे यूज करना चाहिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। लास्ट में है रिजेक्शन ऑफ रेबल हाइपोथेसिस। तो रेबल हाइपोथेसिस मानता था कि ह्यूमन इज अ रेबल, यानी कि सिर्फ एक भीड़ की तरह है, एक भीड़ का आप कह सकते हैं कि पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग, उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे कोई दोस्ती यारी से नहीं लेना देना, वो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक मैन है तो वो चलता जाएगा, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता रहता है, उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट कम्युनिटी, दे आर जस्ट मॉब, वो सिर्फ एक भीड़ की तरह भीड़ का एक पार्ट होता है ना। वर्कर सिर्फ कंसर्न होते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, ये रेबल हाइपोथेसिस हमें बताता था। कोई सोशल ग्रुप या बॉन्डिंग नहीं होती। दे आर जस्ट देयर फॉर इंसेंटिव, वो सिर्फ इंसेंटिव के लिए जुड़े होते हैं। मेयो ने इसे रिजेक्ट किया। मेयो ने कहा कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन करते हैं वर्कर्स, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को तभी अचीव किया जा सकता है अगर कोऑपरेशन हो। उन्होंने कहा कि अगर दो वर्कर्स आपस में कंपीट करते रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के नहीं अचीव हम कर पाएंगे, जो टारगेट्स होंगे अचीव तभी कर पाएंगे जब और जो वर्कर्स मिलके काम करेंगे कोऑपरेशन के साथ। तो वर्कर्स आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर इंटरेस्ट, बल्कि वो ग्रुप के इंटरेस्ट की बात सोचते हैं हमेशा से। आपने ये चीज देखी होगी ना कि जब आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो ये हो सकता है कि कई बार आपने टीचर की मार को सहा हो, क्यों? ताकि आपके ग्रुप का नाम ना पता चल जाए सभी को, कि आपके ग्रुप के बाकी बच्चों के बारे में ना पता चल जाए कि वो भी शैतानी करते हैं। आप 5 लोगों ने शैतानी की, लेकिन आप में से एक को पकड़ लिया गया, वो फंस गया, तो क्या होता है कि वो दूसरों का नाम नहीं बताता, क्योंकि उसे ग्रुप का इंटरेस्ट के बारे में पता है ना, कि ग्रुप ना फंस जाए, है ना। हाँ 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 हाँ, ये चीज है ना। तो ये है एल्टन मेयो के बारे में। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद नहीं समझ आया हो। ओके।